और चलिए अब खबरों में बात करेंगे विस्तार से और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रैली को संबोधित किया और यहां पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमने जो कहा था वो किया है, अब जो कहा है वो भी करके दिखाएंगे। संकल्प पत्र का एक एक अक्षर पूरा करेंगे। हम राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, सपा ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, हमने भगवान रामलला से किया वादा पूरा किया, करोड़ों राम भक्तों की इच्छा को बीजेपी ने पूरा किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के द्वारा धरती पर उतारने के काम में इस खड्डा की जनता के लिए भी और कुशीनगर के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी जो योगदान हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। ये सब लोग अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे, हमारी सरकार ने ये किया, राशन मिला, शौचालय मिला, विकास हुआ, ये इलाके में काम हुआ। ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत किसी और पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता आएगा या बीएसपी का कोई नेता आएगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड रख सकेगा क्या? रख सकेगा क्या? ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत अगर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए हम लोग कहते हैं जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी। वहीं आखिरी 2 चरणों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी और इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अंबेडकर नगर की जब बात होती है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण हो उठता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पावन भूमि है। डॉक्टर लोहिया के बारे में कहा जाता था बहुत बड़े समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के अंदर कई जनपदों में रामायण मेलों की शुरुआत की थी। लेकिन भाइयों बहनों, डॉक्टर लोहिया के वर्तमान के अनुयायी आज राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और भाइयों बहनों, उनके द्वारा राम भक्तों का अपमान किस रूप में किया जाता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब इस बात को जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि एक सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये जो आज के कथित समाजवादी हैं, ये सहयोग सबका चाहते हैं। इनका नारा है सबका साथ, लेकिन सैफई खानदान का विकास। वो उससे बाहर सोच ही नहीं सकते। सब कुछ उसी परिवार को मिलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलना चाहिए। और भाइयों बहनों, वही स्थिति उनके साथ में होती है। जिन लोगों ने केवल अपने शासन काल में जब उन्हें अवसर मिला केवल अराजकता फैलाई, गुंडागर्दी फैलाई, हर जगह अव्यवस्था फैलाई, और भाइयों बहनों उनका परिणाम था उत्तर प्रदेश बदनाम होता गया।
दंगे होते गए। सबका साथ सबके विकास के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इन कार्यक्रमों को लेकर के प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा की है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में व्यापक आंधी चल रही है और 5 चरणों के चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। जब चुनाव संपन्न होंगे तो भाइयों बहनों फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। भाइयों बहनों, अंबेडकर नगर में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने टांडा और आलापुर 2 सीटें जीती थी। विकास की कुछ योजनाओं को वहां पे आगे बढ़ाया गया था। आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ जब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है तो सुरक्षा सबको देती है, विकास की योजनाओं का लाभ सबको देती है, सम्मान सबको देती है, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करती। हमने विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं किया। 2017 के पहले आप अकबरपुर वासियों को बिजली नहीं मिलती थी। क्या बिजली आती थी क्या आपके पास? 2017 के पहले बिजली आती थी? 2017 के बाद आ रही है? पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। वहीं बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल 5वें चरण का मतदान होना है और मुझे पूरा विश्वास है कि 5वें चरण के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आगे रहेगी। पूरी दुनिया के अंदर बलिया का व्यक्ति कहीं भी होगा, उसकी अलग पहचान उसकी हो जाती है। उनकी बोली भाषा, चाल चलन, उनके क्रियाकलाप हम पहले बता देते हैं, देखो ये बलिया का है, इसलिए आप उनके सामने गलत बात मत बोलना। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज विशेष रूप से आया हूं बलिया और बैरिया के लिए आप सबसे समर्थन मांगने के लिए। अभी यहां पे आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने और दयाशंकर सिंह जी ने कुछ बातें कही हैं। देखिए, मैंने कहा है, देखिए सरकार, मेरा यह मानना है सरकार समस्या का नाम नहीं होता, जो समाधान दे सके वही सरकार है। और जिन समस्याओं को इन्होंने रखा है, ये सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजिए। अब सोचो, 5 साल का हमारा कार्यकाल हुआ है भाइयों। 5 साल में से 2 साल केवल कोरोना महामारी से जूझते हुए व्यतीत हुए हैं। मैं सही बोल रहा हूं ना? 2 साल तो कोरोना ने समाप्त कर दिए। 3 साल हमने जितना काम किया है, मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी ने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी के थे। ये सभी मिलकर के उतने कार्यों को गिना लें भाइयों बहनों, तब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के, डबल इंजन की सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल का मुकाबला ये लोग नहीं कर पाएंगे। वहीं बलरामपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रचार किया और इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी का सफाया तय है। बीजेपी ने प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। हवाई जहाज में चलेगा, और जिस समय सत्ता में आ गए तो सब सरकारी हवाई जहाज भेज दिए, और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे हवाई अड्डे भेज दिए, पानी का जहाज भेज दिया, बंदरगाह भेज दिया, और रेलगाड़ी भेज दी। रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन बिक रहे,
और रेलवे की सब कीमती जमीन ये सरकार बेच रही है। बताओ बेच रही कि नहीं बेच रही? इसलिए बेच रही है नौजवान साथियों, वो पुरानी कहावत सुनी होगी आपने, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी कौन देगा, रोजगार कौन देगा? तो बड़े वाले मंत्री हैं, उनका तो सुन लिया होगा वो लोटपोट वाला बयान कि जिसमें वो लैपटॉप दे रहे थे। वो जब से उन्होंने कहा है लैपटॉप देंगे, तब से जनता लोटपोट हो रही है। वो कह रहे थे कि इंटर पास करने के बाद जो 12वां करेगा उन्हें लैपटॉप मिलेगा, और जब से लोगों ने सुना है इस लैपटॉप वाली बात को याद कर करके जनता लोटपोट हो रही है। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही मायावती ने कहा कि यूपी में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है, जबकि कानून व्यवस्था लचर है। लागू इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिससे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही उस समय श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वहीं कौशाम्बी के सिराथू में बीजेपी के कार्यालय में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत की और मतदान को लेकर कहा कि ये मतदान विकास के मुद्दे पर होगा। इस दौरान और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। कल घरों से निकल करके भारी मतदान करें और लोकतंत्र की ताकत को बढ़ावें। जिस प्रकार से पिछले 8 साल से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार ने हिंदुस्तान को मजबूत बनाने का काम किया है, और पिछले 5 वर्षों में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार के माध्यम से विशेष तौर से गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन की दृष्टि से, किसानों के आय को बढ़ाने की दृष्टि से, उनको सम्मान निधि पहुंचाने की दृष्टि से, सड़क, बिजली, पानी आदि क्षेत्रों में मतलब जो 15-20 सालों में अच्छी सरकारों में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा काम हम लोगों ने 5 वर्षों में किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से भाजपा को मिलेगा। कल वहीं यूक्रेन में फंसे यूपी के नागरिकों के लिए सरकार गंभीर नजर आ रही है। यूक्रेन से भारत पहुंचने वाले यूपी के लोगों को सरकार यूपी में भेजने का काम कर रही है, और साथ ही यूक्रेन से वापस आने वाले यूपी के लोगों के लिए एयरपोर्ट पर भी काउंटर बनेंगे। केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ व्यवस्थाएं करेगी, जिसके लिए यूपी सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। इसके लिए राहत आयुक्त और सचिव राजस्व विभाग रणवीर प्रसाद को नोडल अधिकारी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी के 341 छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूपी सरकार ने एक लिस्ट भी जारी की है। वहीं सहारनपुर में यूक्रेन के कीव से एक छात्र आदित्य राणा वापस वतन लौटा है, जिससे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि फ्लाइट में बैठने के 2 घंटे बाद ही रूस ने हमला कर दिया था। लैंग्वेज की पढ़ाई करने के लिए वो यूक्रेन गए हुए थे।
वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का असर मेरठ से मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्रों और उनके परिजनों पर भी दिखाई दिया। मेरठ के लालकुर्ती थाना क्षेत्र के आदर्श नगर के रहने वाले विवेक रस्तोगी इस समय ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनका बेटा आधार रस्तोगी सकुशल घर आ गया है। सकुशल घर वापसी पर परिजनों ने मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। आदर्श नगर के रहने वाले विवेक रस्तोगी सीडीए में नौकरी करते हैं। 1 साल पहले उन्होंने अपने बेटे आधार रस्तोगी का एडमिशन यूक्रेन MBBS कोर्स में कराया था। उनका एडमिशन इवानो फ्रैंकोविच के नेशनल मेडिकल कॉलेज में है। आधार रस्तोगी अभी MBBS फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। वहीं घर लौटे आधार रस्तोगी का कहना है कि उनके साथ इंडिया के करीब 1 दर्जन छात्र छात्राएं यूक्रेन से दिल्ली आए। इसमें से वो अकेले मेरठ के थे, बाकी राजस्थान, नई दिल्ली, गाजियाबाद के रहने वाले हैं। हाँ, एक्चुअल में क्या है, मैं रोज न्यूज़ में यहाँ देख रहा था कि इतना वहाँ पे चल रहा है, लेकिन जब मैं बेटे से वहाँ बात करता था कहता पापा यहाँ तो अभी कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं वेस्टर्न एरिया में पता लगता नहीं है, तो मैं उसको वीडियो बना के भेजता था। तो ये लोग कहते थे वहाँ पे ज़्यादा हाइक करके दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन इसका वहाँ से एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करी तो इन लोग बच्चों को ये कहा गया कि भाई आप अपने अपने घर निकलने की कोशिश करें जैसे निकल सकते हैं। तो उसमें फ़्लाइट्स थी 22 तारीख की, 23 तारीख की, 24 तारीख की डेट्स दी थी। तो उसमें ये मेरा बेटा बोला पापा 25 को आऊँगा, फिर बाद में बोला पापा 23 की भी मुझे मिल रही है। मैंने कहा दो दिन जल्दी है, जल्दी आ जाओ, 2 दिन हमारे साथ फालतू रह लेना। उस समय इतना हमें तो पता था कि यहाँ वहाँ चल रहा है, लेकिन इनको नहीं था। तो फिर जैसे ही ये इसका फ्लाइट का हुआ, इसने मुझे कंफर्म कर दिया कि मैं पापा 23 तारीख की हो गई है, मैं आ रहा हूँ मॉर्निंग में, आप लेने आ जाना। तो फिर मैं सुबह दोपहर तक रात तक मैंने देखा इसका न्यूज़। मैंने कहा भाई ठीक है। सुबह मैं अपना गाड़ी लेके गया, इसको वहाँ से पिक किया। तो जैसे ही मैं घर आया तो इसकी मम्मी और सिस्टर दोनों इसके चिपक गए। आप कहाँ से आया, कहाँ गए थे? मैं यूक्रेन गया था मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। कहाँ गए थे आप? मैं गया था यहाँ से 2 दिसंबर को 2021 को, और मैं आया यहाँ 24 फेब 2022। अच्छा, क्या स्थिति थी वहाँ पे, क्या देखा था आपने? जैसे मेरी फ़्लाइट थी 23 की इवनिंग की, तो वहाँ पे तब तक कुछ नहीं था क्योंकि वानो पूरा वेस्टर्न साइड में आता है और अटैक जैसे स्टार्ट होते वो ईस्टर्न साइड में थे, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। कीव की तरफ आना तब शुरू हुआ जब मेरी फ़्लाइट वहाँ से डिपार्ट हो गई। कौन सी क्लास के अंदर आपने? मेरा फर्स्ट ईयर मेडिकल कोर्स था, फर्स्ट ईयर में हूँ मैं मेडिकल कोर्स से, MBBS। कितनी कठिनाइयाँ हुई होंगी आते में या कुछ? नहीं, जहाँ से जिनके थ्रू में गया था उन्होंने हमारे आने का इंतज़ाम बिल्कुल अच्छे से किया था। हमें वो कीव एयरपोर्ट तक पूरा फ्लैट में बिठाने तक आए थे। आप कहाँ से? और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News 1 इंडिया।